बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वक्त की चक्की ने इमरान खान को और परवेज़ इलाही को बैक वक्त जिस तरह पीसना शुरू किया आपके सामने है। दरअसल ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही का मसला ये है कि पिछले 50 साल से ये लोग, पिछले ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से, कम ज़्यादा हो गए साल, तो ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से ये लोग गेट नंबर 4 के बहुत लाडले थे। अब गेट नंबर 4 जब से बंद हुआ है, इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। परवेज़ इलाही बड़ी ऊंची हवाओं में था चंद हफ्ते पहले तक, अब उसकी पोजीशन देखिए। और खिड़की जो है, जिसको खटका हम कहते हैं उर्दू में, वो खटका अब इनको अपनी जकड़ में ले चुका है। लेकिन पहले इमरान खान का हाल कि 2 मकामात से ये भागा है, और क्यों भागा है उसकी थोड़ी सी तफसील है। और फिर ये है कि इसको यानी डरा कर मारने के अलावा हकीकत में भी गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो चुका है। अब इससे ये फिर मुमकिन नहीं है, और ये चाहे जितनी मर्ज़ी अपनी लाबीज़ इस्तेमाल कर ले, फ़ौज के अंदर कुछ इसके ज़रूर हमदर्द होंगे, लेकिन अब इसके लिए हमदर्दी में गर्म जोशी कोई बाकी नहीं रही है। तो पहली बात ये है कि ये कल डेरा गाज़ी खान के ये राजनपुर के ज़िमनी इलेक्शन से भागा था। अब ये बाकी जो 33 सीटों का इलेक्शन शेड्यूल हुआ है, वहाँ से भी ये भाग गया है। और अगरचे ज़राए का ये कहना है, और ये सही कहना है, कि भागने की वजह यह है कि इसने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है कि चूँकि मैं ना तो असेंबली का रुकन हूँ, ना ही असेंबली में जाने का इरादा रखता हूँ, इसलिए मेरे ख़िलाफ़ ये केस खारिज किया जाए। टेरियान वाइट वाला, जो इसके लिए अब लटकती हुई तलवार, ऐसी लटकती हुई तलवार जिसका धागा जिससे वो लटक रही है दिन ब दिन टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है, और किसी दिन भी ये तलवार इसके सर पर गिरनी है। तो इसको वकीलों ने मशवरा दिया कि अगर ये तुम प्ली लो कि मैं तो रुकन असेंबली नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई ओहदा है, तो मेरे ख़िलाफ़ ये कागजात वाली तस्दीक का जो केस है ये खारिज किया जाए। लेकिन अब बात महज कागजात वाली नहीं रही, बल्कि इससे आगे बढ़ चुकी है। और ये केस जो है, ये वो सादक और अमीन होने का केस बन चुका है, जिसका इसे अब सामना करना पड़ेगा। लेकिन मामला सिर्फ इसका इस हद तक नहीं है। ये बात ठीक है कि ये इमरान खान ने ये एक राह फरार निकाली है, और आपके इल्म में है कि जब अदालत ने इससे सवाल पूछा कि तुम टेरियान के बाप हो या नहीं हो, तो इसने जवाब देने से इनकार किया। ज़ाहिर है जवाब दे ही नहीं सकता। ये पीटीआई वाले, इनका झूठों का जो सेल है, ये एक मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये क्या बात हुई। इस तरह तो कोई भी किसी भी लीडर के बारे में कह देगा कि फ़लाँ बच्चा जो फ़लाँ शहर में है वो तुम्हारा है, तो ये इमरान खान ही के साथ क्यों। वो शेख रशीद ने भी यही कहा कि सिर्फ इमरान खान के साथ ही ये मामला क्यों हो रहा है। भाई, बात ये है कि टेरियान का केस अमेरिकी अदालत में चला, और अमेरिकी अदालत ने इमरान खान को टेरियान का वालिद करार दिया। फिर उसके बाद इमरान खान ने भी एक एफिडेविट भेजा, जिसमें उसने तस्लीम किया कि हाँ, ये मेरी बेटी है। अगर किसी दूसरे लीडर पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं इस तरह का, तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर आप अदालत में लेकर जाएं उस केस को। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ले जाएं केस, जरदारी के ख़िलाफ़ ले जाएं, जिस पर आप केस करना चाहते हैं केस करें। इमरान खान तो पर केस हो चुका है, और इसके बारे में शवाहिद है, आप भी शवाहिद लेकर आ जाएं। सिर्फ ये बात कि भी किसी भी आदमी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कोई भी इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान को फांसा जा रहा है, तो ये गलत है। तो नाज़रीन, दूसरा मसला ये है कि जितनी भी ये इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं, और ज़ाहिर इमरान खान का नेटवर्क भी बहुत मजबूत है, इसके पास इंग्लैंड की लॉबिंग फर्म भी है, और वो शावरती फर्म भी खिदमात भी इसने हासिल कर रखी है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे कराने वाले अवामी राय का जो बैरोमीटर होते हैं, वो सारे इसके पास वसाइल मौजूद हैं। तो ये जो जुलाई के इंतखाबात हुए थे ज़िमनी, जिनमें इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा गरूर है कि मैंने बहुत ज़्यादा फ़तह हासिल की, हालांकि वो फ़तह उसकी अपनी सीटें थी। और फिर ठीक है, ये भी, इसमें भी कोई यानी तरदीद करने की गुंजाइश नहीं है कि इसकी मकबूलियत पिछले महीनों में रही है। लेकिन तब से अब तक बहुत सारा पानी पुलों के नीचे बह गया है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से इमरान खान की मकबूलियत मसलसल नीचे आई है। ये ख़ुद पीटीआई के हामी एक एंकर पर्सन से बात हुई, तो उसने भी तस्लीम किया कि हमारे पास यही रिपोर्टें हैं कि मकबूलियत में पहले से कुछ कमी आई है। उसने तो कुछ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कुछ से ज़्यादा की सूरत हाल है, और वो तफसीली एक गिनती गिनी जा सकती है कि कौन कौन से वाक़यात थे जिनकी वजह से इमरान खान की मकबूलियत नीचे गिरी। अपने बयानिए वापस लेना, बयानिए बदलना, धमकियाँ देना, खुशखबरियाँ सुनाना। वो आपको याद होगा कि ताहिरुल कादरी का ज़वाल किस तरह हुआ था।
वो इस्लामाबाद के धरने में उसने ये कहा था कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बशारत हुई है कि इतने दिन के बाद ये नवाज शरीफ हुकूमत जो है ख़त्म हो जाएगी, चंद दिनों की बात है, फ़लाँ तारीख तक, कल तारीख तक। तो जो उसके मोतकदीन है वो तो इमरान खान की ताहिरुल कादरी की हर बात पर ईमान लाते थे। वो तो समझते थे कि ये इस दौर में भी वही का सिलसिला जारी है और ताहिरुल कादरी जो है वो उन पर भी वही नाज़िल होती है। लेकिन जब वो कुछ ना हुआ और फिर इसने कब्रें भी खुदवाई कि कल मैंने शहीद होकर इस कब्र में दफन हो जाना है, तो बड़ा रोए। जो ताहिरुल कादरी के अकीदतमंद थे वो बड़ा रोए, आपने वीडियो देखी होगी। लेकिन अगले दिन वो शहीद नहीं हुआ, बल्कि वो कफन को लपेट कर वापस फरार हो गया लाहौर, और लाहौर से फिर कनाडा चला गया। तो उसके बाद से ताहिरुल कादरी की मकबूलियत जो है वो पहले से आधी भी नहीं रही है, जिसका सबूत इसकी वो सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंसें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग, हज़ारों की तादाद में 15-20 हज़ार की गिनती वहाँ होती थी। तो जब उसके बाद की जो पिछले साल जो हुई उसमें तकरीबन 8 या 10 हज़ार लोग थे। तो ये फिर इस तरह होता है जब आप कोई दावा करें कि मैं तो मामूर मिनल्लाह हूँ। और इसी तरह इमरान खान ने भी ये कहा कि ये होने वाला है, कल ये हो जाएगा, और इसके सोशल मीडिया और टीवी पर बैठे हुए एंकर शेख रशीद के बयानात, अगले 10 दिन अहम है, अगले 15 दिन अहम है, अक्टूबर में फ़ैसला हो गया, नवंबर में फ़ैसला हो गया, ये इस तरह की बातें जब करते रहे तो ज़ाहिर है फिर इससे दिल भी टूटते हैं और एतक़ाद भी टूटता है। तो बहुत सारे लोगों का एतक़ाद इमरान खान पर से टूट गया है और बहुत सारे स्कैंडल ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। खालिस यूथिया जिसे कहते हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितनी बड़ी तादाद में हम लोग या दूसरे लोग समझते हैं, उससे कम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाक़तन ये इमरान खान के बारे में ये समझते थे कि ये सच्चा है, बाकिरदार है, इस पर करप्शन का कोई दाग नहीं है, इसका अखलाकी मिजाज भी बड़ा अच्छा है, ये रियासत मदीना बनाना चाहता है, ये ईया का नाबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ता है। ऐसे लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तानी माशरे में मौजूद थे जो इमरान खान को इस तरह समझते थे। लेकिन फिर जब वो पै दर पै ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, कहानियाँ, किस्से की सारी चीज़ें सामने आई तो उनको पहले धचका लगा, यानी बेयकीनी की सी कैफियत हुई कि ये हमारा लीडर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि ये ऐसा ही है तो फिर उनका तो अब सूरत हाल ये है कि ये टेरियान वाइट का केस अगर ना हो तब भी पीटीआई इन सीटों पर से इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं रही। और नाज़रीन, एक तबका वोटरों का वो भी होता है जो ये समझता है कि इस पार्टी के इस उम्मीदवार ने जीत जाना है तो मैं भी इसी को वोट दूँ। ये 5% हो या 10% हो, इससे बहस नहीं, लेकिन ये तबका होता है। अब जबकि सबको नज़र आ रहा है कि इमरान खान का कोई फ्यूचर नहीं है और असेंबली में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं रही, सिस्टम में भी इसकी गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म हो गई है, ख़त्म होती जा रही नहीं। लेकिन वो जब ये सोचते हैं तो फिर वो 5% या 6% या 10% तबका जो किसी पार्टी का हामी होता है और वो ये देखता है कि ये तो पार्टी डूबती ही किश्ती है, तो फिर वो उसको वोट नहीं देता। चुनाचे भागने की एक वजह ये भी है। और अब ये जो अब साबिक़ MNA हैं दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे इन सीटों से, तो कैसे लड़ेंगे? मेरा तो ख्याल ये है कि इनमें से कई ने लड़ने से इनकार ही कर देना है। तो यहाँ भी एक इबरत उसका इंतज़ार कर रही है, बहुत बड़ी इबरत, बहुत बड़ी इबरत। और नाज़रीन, इसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे केसेस हैं और ख़ास तौर पर ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो मामला चल रहे हैं दहशतगर्दी के, शहबाज शरीफ साहब ने मंगल को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें इमरान खान को भी दावत दी, इमरान खान ने इनकार कर दिया। और वो इनकार क्यों ना करे, उसकी सारी हमदर्दियाँ TTP के साथ हैं। और शहबाज शरीफ को इल्म हो या ना हो, या वो इमरान खान के बारे में इनका जो एक नरम गोशा है ख़ास तौर पर वो अपनी जगह, लेकिन इदारों को ये पूरी रिपोर्टें हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और किस तरह ये सहूलत कारी की गई और किस तरह TTP ने इस मरतबा फिर एक धमकी दी है कि PTI को छोड़कर किसी सियासी पार्टी को हम माफ़ नहीं करेंगे। उसका क्या मतलब है? यानी इमरान खान ये सोचता है कि अब वो TTP के बल पर पख्तूनख्वा में सारी सीटें ले लेगा। तो नाज़रीन, ख़बर ये है कि TTP के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन ऑपरेशन करने का ये तय कर लिया गया है, इसकी स्कीम बन गई है और ये ऑपरेशन अब शुरू होगा। और ये ऑपरेशन राहील शरीफ के ज़रबे अज़ब और क्यानी के वो उसने जो बनाया था इसकी तरह का ऑपरेशन नहीं होगा। क्यानी ने तो खैर बहुत अंधेर मचाया था ना, उसने तो TTP उस वक्त TTP के नाम से नहीं थे बल्कि कुछ और तहरीक थी, मुल्ला फजलुल्लाह की सवात में काफ़ी उन्होंने मारपीट की थी। वो इस तरह के बम धमाके तो नहीं करते थे,
लेकिन लोगों को कत्ल भी करते थे, धमकियां भी देते थे, पिटाई भी करते थे, अपनी अदालतें लगा रखी थी, बहुत उन्होंने अत मचा रखा था। तो कियानी साहब ने उन सब को फरार करवा दिया ऑपरेशन से कई दिन पहले। रोज़ाना ऐलान होता था, और यहाँ तक कि मुल्ला फजलुल्लाह और उसकी सारी पार्टी, जितनी भी पार्टी थी जिसके खिलाफ ऑपरेशन का गुल मचाया जा रहा था, वो सारी अफ़गानिस्तान चले गए। और जब वो उनके वजूद से सवात पाक हो गया तो कियानी साहब ने सवात पर धावा बोल दिया और मार मार कर वहाँ से 20 लाख लोगों को निकाल दिया। वो एक ड्रामा था, एक फरार था, जिसका मकसद कियानी साहब कुछ पैसा कमाना चाहते थे। तो उस तरह का ऑपरेशन नहीं होगा। इस मरतबा जो ऑपरेशन होगा उसमें ये टीटीपी के लोग जो बाहर से आए हैं ये पकड़े जाएंगे और इनकी पिटाई होगी, और जो मुकाबला करेंगे वो मारे जाएंगे। पाकिस्तानी फ़ौज का वो मुकाबला नहीं कर सकते। माजी में जो शिकस्तें पाकिस्तानी फ़ौज को दहशतगर्दों के हाथों होती रही हैं, शिकस्तें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑपरेशनों से दहशतगर्द कभी भी ख़त्म नहीं हुए, इनकी क़ुव्वत कभी ख़त्म नहीं हुई। तो उसकी वजह ये थी कि ये जो ऑपरेशन कर रहे थे ये बदनीयती पर मबनी ऑपरेशन कर रहे थे। इन्होंने दहशतगर्दों को कुछ नहीं कहा, आम आवाम को मारा, जिसके नतीजे में आवाम के अंदर से भी कुछ लोग मज़ीद इन दहशतगर्दों के साथी बन गए कि ये पंजाबी हम पर जुल्म कर रहे हैं। ये वहाँ प्रोपेगेंडा होता रहा है और अब भी हो रहा है। अब इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। इस मरतबा ये तय किया गया है कि बारीकी से काम लिया जाएगा और किसी मशकूक आदमी को मारा नहीं जाएगा, हिलाक नहीं किया जाएगा जब तक उसके बारे में ये तस्दीक ना हो जाए कि ये दहशतगर्द है, या जब तक ये है कि वो मुकाबले पर ना आए। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उनकी छांटियाँ की जाएंगी कि कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है। और जो अभी सिर्फ गुमराही की मंजिल से गुजर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने दहशतगर्दी के लिए हथियार नहीं उठाए, उनके साथ रवैया और होगा और इस मरतबा कला कमक किया जाएगा। अगरचे ये ऑपरेशन माजी के ऑपरेशन के मुकाबले में बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर से इनको सरकारी सपोर्ट हासिल है। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। पहले एक पर्दा ये था कि ये अफ़गान तालिबान जो कहते थे कि हम इनको पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन इनको पकड़ेंगे भी नहीं क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। अब साफ हो गया है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से इनकी मदद की जा रही है। यहाँ तक कि नेटो का जदीद तरीन असला, उनकी वेपनरी जो वो छोड़ कर गए थे अमेरिकन और नेटो वाले, वो अफ़गान तालिबान ने टीटीपी को उनका हिस्सा दिया है अपने हाथों से। ये बड़ी एक अज़ियतनाक बात है कि अफ़गान तालिबान जो है वो भारत के सच्चे हमदर्द हैं और पाकिस्तान के सच्चे दुश्मन के तौर पर सामने आ रहे हैं। खुदा से दुआ है कि अफ़गानिस्तान से भी ये तालिबान की लानत ख़त्म हो, क्योंकि ये दीन वीन से इनको कोई ताल्लुक़ लगता नहीं है। अब ये जो पेशावर की मस्जिद में जो धमाका हुआ है, 100 से ज़्यादा सिपाही शहीद हुए हैं। इनको शहीद करने वाले सिर्फ टीटीपी वाले नहीं हैं बल्कि अफ़गान तालिबान भी है जो इनकी पुश्त पर है। तो ये काहे का दीन है? ये कोई इनका दीन नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। इनको हराम माल खाने की आदत है। इन्होंने अफ़गानिस्तान में तबाही मचाई है, औरतों को कोड़े मारे हैं, औरतों को संगसार किया है और इस्लाम का नाम दुनिया भर में बदनाम किया है। तो नाज़रीन, जब ये टीटीपी की शामत आएगी तो इमरान खान उसमें फंसेगा। इमरान भी फंस रहा है, फैज़ भी फंस रहा है, और मुझे जो इतलात इधर उधर दोस्तों से मिल रही हैं वो ये है कि फैज़ को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात की परवाह नहीं की जाएगी कि वो एक बड़े मनसब पर फाइज रहा है। इस बात की रियायत का मौका अब जो है वो उसके हाथ से भी निकल गया है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ तो इतने केसेस बनने हैं अभी कि आने वाले महीनों में देखेंगे, क्योंकि अब रियासत की पॉलिसी ये है कि इसको एकदम पकड़कर इसकी गिच्ची नहीं मरोड़नी है, बल्कि इसका खून खुश्क करना है। तो ये खून खुश्क हो रहा है। तो नाज़रीन, इमरान खान के भागने की दूसरी वजह है। और परवेज़ इलाही को आपने देख लिया कि उस पर वजाहत पर और उसके बेटे मौसी इलाही पर और ये मुनस पर और उनके जो फ्रंट मैन हैं उन पर केसेस हो रहे हैं। दो फ्रंट मैन इनके पकड़े जा चुके हैं और बाकी फ़रार है। अब मुझे तो नहीं लगता मुनस कभी पाकिस्तान में आ पाएगा, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं होने वाली जो पिछले 50 साल से हम ज़िया उल हक के दौर के बाद से और ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ के दौर से हम देख रहे हैं। वो चीज़ें अब नहीं होने वाली। तो नाज़रीन, अब एक ज़िक्र इस बात का कि ये पीटीआई का हामी जो भी पकड़ा जाता है वो जाकर रोने लगता है। शेख रशीद हवालात की पहली रात के बाद सुबह जब उठा तो लोगों ने रिपोर्टें दी है कि वो जेल में रो रहा था। और इससे पहले फहद चौधरी
اس کی آپ نے دیکھی ویڈیو، وہ بھی رو رہا تھا. اس سے پہلے شہباز گل روتا رہا، اس سے پہلے اعظم سواتی روتا رہا. وہ تو کئی 3-4 پریس کانفرنس میں آیا اور ہر پریس کانفرنس میں رویا. عمران ریاض جو عدلیہ کا بہت ہی لاڈلا ہے، ایک دن کی گرفتاری کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی، تو ضمانت ہونے سے پہلے وہ بھی عدالت کی برآمدے میں روتا ہوا پایا گیا. ناظرین، آپ نے دوسرے سیاسی قیدی بھی دیکھے ہیں، پیپلز پارٹی کے قیدی بھی دیکھے ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی قیدی دیکھے ہیں. یہ تو 4-4 دن جیل میں رہے، اور عمران ریاض تو ایک ہی دن رہا. یہ 3-3 سال مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ جیل میں رہے. کسی کے رونے کی کوئی خبر آئی؟ کیا فریال تالپور جسے اسپتال سے اٹھا کر گرفتار کیا گیا وہ روئی؟ کیا خورشید شاہ جسے 3.5 سال جیل میں رکھا گیا اور پھر اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ اس پر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، وہ 80-75 سال کا سینئر سٹیزن پاکستان کا، وہ کیا رویا؟ اور کیا احسن اقبال روئے؟ کیا شاہد خاقان عباسی روئے؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب روئے؟ کیا مسلم لیگ کے کتنے لیڈر ہیں جو پکڑے گئے، اور وہ جو فواد حسین فواد، ان کو 3 سال بے گناہ رکھا، اب کل بری ہو گئے وہ، تو یعنی ثابت ہو گیا کہ اسے جھوٹے کیس میں بلا وجہ قید بھی کیا گیا، اذیت بھی دی گئی. کیا وہ روئے؟ احد چیمہ صاحب روئے؟ اور مسلم لیگ نون کے گجرانوالہ کے جو 2 کارکن ہیں جن کو عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد سے پکڑ کے رکھا گیا ہے، اور ان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہونے بھی نہیں آ رہی، اتنے مہینے ہو گئے، کیا وہ روئے؟ کوئی بھی سیاسی لیڈر، سیاسی کارکن جیل جا کر روتا نہیں ہے. تکلیف اگر اس کو ہوتی ہے تو وہ تکلیف ظاہر کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، یا مجھے پانی نہیں دیا جا رہا، یا مجھے سونے نہیں دیا جا رہا. مریم نواز صاحبہ کو سونے نہیں دیا گیا. کیا مریم نواز روئی؟ وہ تو خاتون تھی. فریال تالپور بھی خاتون تھی، وہ بھی نہیں روئی. لیکن یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں، یہ ذرا سی بات پر روتے ہیں. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی، پھر بھی انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں. تو ناظرین، یہ دن بھی گزر جائیں گے. عدلیہ کی سرپرستی انہیں جتنی بھی ہو، یہ جس چکی میں آ گئے ہیں وہ چکی انہیں پیس کر رہے گی. چکی میں جب آپ دانے ڈالتے ہیں تو کچھ دانے وہ چکی کے دھرے کے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں، وہ پسائی سے گویا کے بھاگتے ہیں، لیکن آخر میں کوئی دانہ نہیں بچتا، سب کی پسائی ہو کر رہتی ہے. تو ناظرین، شہباز شریف سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی پالیسی، پرو عمران پالیسی پر نظر ثانی کرے. عمران خان نے کہا کہ مجھے 4 جج اور چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ میں 4 جج تھے ہم خیال، تو مجھے 4 اور چاہیے. تو شہباز شریف نے، عمران خان نے جس نام پر ٹک کیا، شہباز شریف نے وہ 4 سپریم کورٹ بھیج دیے. اور پھر اٹارنی جنرل جو آئین کا حامی تھا اس کو نہیں لگایا، بلکہ اس کو لگایا جو عمران خان کا آدمی تھا، یہ جو نیا اٹارنی جنرل جس کی منظوری دی ہے. تو یہ پالیسی خدا کے لیے مریم نواز کی مخالفت میں آپ ہر جگہ عمران خان کے بندے رکھ رہے ہیں. وزارت اطلاعات اور ٹی وی بھرا ہوا ہے پرو عمران لوگوں سے بھرا ہوا ہے. جو باہر تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کو بھی اٹھا کر اندر لے کر آ کر نوکریاں دے دی. تو یہ صرف مریم نواز کی مخالفت میں پوری حکومت کو آپ نے عمران خان کے حامیوں سے بھر رکھا ہے. اور پھر اس کا صلہ کیا ملا؟ صلہ آپ کو یہ ملا کہ جب آپ نے اس کو دعوت دی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے چیلنجز کے حوالے سے، اس میں 2 چیزیں گنی جائیں گی، ایک دہشت گردی اور ایک دوسرے مالیاتی مسائل. تو عمران خان نے نہ صرف یہ ہے کہ اس دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، بلکہ ایک ٹویٹ کیا، اس میں اس نے کہا کہ شہباز شریف کتنا بے شرم آدمی ہے. تو شہباز صاحب، یہ آپ کے لیے عمران خان نے آپ نے جو عمران خان کی خدمات انجام دی ہیں عمران خان کے لیے، تو اس کا صلہ عمران خان نے آپ کو یہ دیا ہے کہ یہ کہا ہے کہ یہ کتنا بے شرم آدمی ہے، اندازہ کریں. تو اس سے تو بہتر پیپلز پارٹی ہے جو ادھار نہیں رکھتی. شیخ رشید نے بکواس کی زرداری کے خلاف، تو سعید غنی نے پھر کیسا جواب دیا کہ یہ بدکار بد کردار آدمی ہے، جھوٹا ہے اور منافق ہے. اور عمران خان کی جو اس نے کپڑے اتار کر رکھ دیے. پیپلز پارٹی نے پھر کیس بھی کر دیا شیخ رشید پر اور ایک عمران خان پر، 2 کیس اب دونوں پر ہو گئے ہیں. تو یہ رویہ ہونا چاہیے جو یعنی ظاہر ہے، جو کتا کاٹتا ہے تو اس کو آپ چوری کھلائیں تو وہ اگر وہ باولا کتا ہے تو وہ تو چوری کھانے کے باوجود بھی کاٹے گا. دوسرا کتا جو ہے وہ تو چلیے رام ہو جائے گا، وہ احسان مانے گا، اور کتے سے بڑھ کر احسان ماننے والا کوئی جانور نہیں ہے. لیکن جو باولا کتا ہے اسے آپ چوری کھلائیں چاہے چکن کھلائیں، وہ اس نے آپ کو کاٹنا ہی کاٹ رہا ہے. تو براہ کرم باولے کتوں کے لیے ہمدردی کا جو یہ آپ نے
سلسلہ شروع کر رکھا ہے اسے روکیں اور کچھ سیاستدان ہونے کا مظاہرہ کریں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔